हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th जो यूपी बोर्ड ने सन 2021-22 यानी 2022 में जो बच्चे परीक्षा देंगे बोर्ड की परीक्षा, विज्ञान केवल प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर जारी हुआ है। इस मॉडल पेपर का पूरा सलूशन प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपके लिए लाया हूं ताकि आप अच्छी से तैयारी कर सकें। और ये पेपर बोर्ड में ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। इसका जो पैटर्न है, जैसे समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी उस समय में सिर्फ आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख, ग एवं घ में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, यानी इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान क, ख, ग ये 3 खंड हैं। सभी में यानी प्रत्येक खंड में जो पहला प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प के दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, इसलिए कि बोर्ड में जो कॉपी चेक होती है तो मोस्टली फिजिक्स एक टीचर, केमिस्ट्री बायोलॉजी दूसरा टीचर, या फिजिक्स केमिस्ट्री एक टीचर और बायोलॉजी दूसरा टीचर चेक करता है। तो इसलिए जो है सभी प्रश्न यानी सभी खंड के जो प्रश्न हैं वो एक ही साथ करने हैं, यानी फिजिक्स का फिजिक्स वाले खंड में, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाले खंड में और बायोलॉजी का बायोलॉजी वाले खंड में करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इनमें इंटरनल चॉइस दी जाती है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनमें अथवा करके दिया जाता है। तो उसमें से आपको सिर्फ एक करना होगा। जैसे ये पेपर है खंड क, इसमें क, ख, ग, घ ये 4 प्रश्न बहुविकल्पीय दिए गए हैं। अब इन 4 प्रश्नों में जो प्रत्येक का विकल्प सही होगा उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन पूरा उतारना नहीं है। जैसे प्रश्न संख्या 1 क का अगर यहां पे सेकंड सही है तो 1 क और सामने लिखेंगे सेकंड अवतल दर्पण द्वारा। तो ये जो है बहुविकल्पी हो गया। फिर प्रश्न नंबर 2 है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तीसरा प्रश्न जो होगा वह इसमें देख रहे होंगे कि जो है 4 नंबर का होगा। अब इन 4 नंबरों में भी जो खंड बटे होते हैं, इसी तरह से इसमें ख में देखिए अथवा दिया गया है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। तो अब आप ये देखेंगे कि जो प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको अच्छे से आ रहा है, उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करिए। ये प्रश्न नंबर 4 इसका जो है ये लॉन्ग आंसर होगा, इसमें भी अथवा होगा और ये 7 नंबर का होगा। इसी तरह से खंड ख में केमिस्ट्री के ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर 6 क 2 यानी 6 क ख ग ये 2 नंबर का, 7वां ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन और 8वां जो है 7 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। इसी तरह से इसके अथवा पार्ट में भी ये 7 नंबर का है, जिसमें रिएक्शन से संबंधित सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से खंड ग में क ख ग घ 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसी तरह से क्वेश्चन आगे का होगा 2 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर का। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल जैसे लिखना है, ये आप देखें। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो आप इसे पढ़े हुए हैं कि अवतल दर्पण द्वारा। तो ये कब होता है? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी यहां पर पोल कहेंगे, पोल के बीच में जब रखा जाता है तो इसका जो इमेज बनता है वह वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इंटू मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर।
अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितालिका द्वारा? तो ये आंसर आप देखिए। अब जो कॉपी में आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उत्तर ए क सेकेंड अवतल दर्पण द्वारा, ख फर्स्ट ओम इंटू मीटर, ग फर्स्ट जनित्र, घ थर्ड पक्षमाभि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का क, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? वाहन में जो साइड मिरर लगाए जाते हैं वह कैसे होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है? उत्तल दर्पण द्वारा पीछे स्थित वाहनों का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा बने जो प्रतिबिंब का दृश्य क्षेत्र होता है वो अधिक होता है, यानी वो पीछे अधिक से अधिक एरिया को कवर करके आपको दिखाता है। इसी कारण उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो इसे सॉल्व करते समय आप जो दिया गया उसे नोट करेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी -15 सेंटीमीटर, यू फाइंड करना है, वी -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो लेंस का सूत्र है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसमें चिन्ह सहित ये मान रखेंगे। तो 1/u बराबर -1/30 यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ग, जरा दृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण कैसे होता है? तो आप जो है दृष्टि दोष पढ़े हुए हैं। जरा दृष्टि दोष होता क्या है? आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है क्योंकि पक्षमाभि पेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाता है। और जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इस दृष्टि दोष का निवारण बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो है बाईफोकल लेंस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक पार्ट ये हो गया। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, यह ज्ञात करना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह परावर्तन का नियम हो गया। अब इसमें दिया गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है, तो 20/2 10 सेंटीमीटर। अब f बराबर -10 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, u माइनस में हमेशा होता है, v आपको फाइंड करना है। तो यहां पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा v बराबर 10 सेंटीमीटर। प्लस में आया अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। सेकंड है, सेकंड में u का मान -15 सेंटीमीटर है और v फाइंड करना है। तो फिर वही आप यूज करेंगे 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब अब दर्पण के सामने उल्टा सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसका अथवा पाठ है, लेंस क्या होता है? प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। अब ये देखिए 1 + 1 + 2 यानी लेंस क्या होता है? 1 नंबर। कितने प्रकार के होते हैं? यह 1 नंबर और बाकी ये फिगर के लिए 2 नंबर। तो लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित करके किसी बिंदु पर इकट्ठा करते हैं या फैलाते हैं। तो प्रकाशिक गुणों के आधार पर लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब आप इमेज बना देंगे इसका। तो उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और लेंस के बीच वस्तु रखने पर ये देखिए प्रतिबिंब, एक किरण जो इधर जा रही है यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट बढ़ाएंगे और एक किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे जो कि सीधे
मिलेगी, तो O डैश पर मिलेगा, यानी ये 2F के बाद, तो 2F के बाद मिलेगा। तो ये देख रहे हैं कि ये वस्तु है और ये इसका इमेज है, प्रतिबिंब है, तो ये बड़ा बनेगा। ख, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई उसकी आधी और मोटाई 2A है? तो ये 1 + 3, यानी पहले एक नंबर यह कारक के लिए है। तो ये हो गया, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से इसको कंबाइन कर देते हैं तो मिल जाता है R = ρL/A। अब इसी पर जो आंकिक प्रश्न है ये 3 नंबर का है। इसमें दिया गया प्रारंभिक लंबाई L1, अंतिम लंबाई L2 बराबर L1/2, क्योंकि उसका आधा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और बाद में क्षेत्रफल A2, तो यह ट्वाइस है। अब सूत्र होता है R बराबर ρL/A, तो एक बार रखेंगे R1, तो R1 बराबर ρL1/A1, R2 बराबर ρL2/A2। रो का मान समान होगा, कट जाएगा, बटा करेंगे तो R2/R1, तो ये मिल जाएगा L2/L1 × A1/A2। यहां से देखें, L2/L1 करेंगे तो 1/2 और A1/A2 करेंगे तो 1/2, तो 1/2 × 1/2 यानी 1/4। तो R2 बराबर R1/4, R1 का मान दिया गया 4 ओम, तो 4/4 यानी 1 ओम, प्रतिरोध उसका घट जाएगा। इसमें अथवा पाठ है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको परिभाषा लिखनी होगी विद्युत विभवांतर की। किसी आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब ये पार्ट दिया गया है 10, 20, 30 ओम एक श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में रेसिप्रोकल होता है 1/R बराबर 1/10 + 1/20 + 1/30, एलसीएम 60 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 11/60, और ये 1/RP है, तो RP = 60/11 यानी 5.45 ओम। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सम करते हैं, तो RS बराबर R1 + R2 + R3 यानी 10 + 20 + 30 = 60 ओम। विद्युत मोटर का नामांकित रेखा आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लगती है, जिससे जुड़ा हुआ धुरा भी घूमने लगता है। ये इसका फिगर NS, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपका जो है क्षेत्र हो गया NCS की तरफ। ये R1 R2 विभक्त वलय, ये B1 B2 ब्रश यानी ब्रुश, ये विद्युत मोटर के भाग। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय, ब्रुश, ये कार्य कैसे करता है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं जो AB और DC में बराबर और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे बल जो है अलग अलग दिशा में लगता है, और दोनों बलों की दिशाएं विपरीत होती हैं लेकिन क्रिया रेखा समान नहीं होती है, इसलिए बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमने लगते हैं, किंतु बैटरी का धन सिरा बाएं वलय से रिंग से और ऋण सिरा दाएं वलय से जुड़ा होता है, अतः कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये परिनालिका, ये फिगर बनाएंगे आप, परिभाषा इसकी लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो है ये अब बताएंगे कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। इस गुण का उपयोग करके परिनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो जब किसी दंड चुंबक को ले जाएंगे तो जो समान वाला होगा
वह दूर हटेगा। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जब इसके पास होगा तो अगर ये दक्षिणी ध्रुव होगा तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, और जब नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाएंगे तो आकर्षित करेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। खंड ख जो कि केमिस्ट्री का हिस्सा है। 5 का क, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर ये बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो धावन सोडा का यूज किया जाता है। निम्न में किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो OH यह अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो ये ब्यूटेनॉल आल लगाया जाता है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया धावन सोडा ब्यूटेनॉल। तो लिखने का जो तरीका उत्तर का, तो उत्तर 5 का क, बहुविकल्पीय का क ख ग ऐसे लिखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए, यानी एक एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर और इस परिभाषा के लिए 1 नंबर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और H2O बनाता है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, तो इसमें जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, तो यहां पर इसका अपचयन हो रहा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। 1 नंबर इस पर है और 1 नंबर उपयोग पर है। तो ये सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिल करके बनता है NH4Cl और NaHCO3, जिसको कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रेजेंट के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और आमाशय या पेट में जब एसिडिटी अधिक हो जाती है तो दवा के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ये इसका IUPAC नेम है। तो ये नंबरिंग जो है आप इसका करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये इस तरह से नंबरिंग इसकी होगी। अब देखिए, तो इसमें जो है इधर से जब चलेंगे तो ये 1 2 3 ये चौथे कार्बन पर जो है ये जुड़ा हुआ है। तो चौथे कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल जुड़ा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक या बनाएंगे तो ये जो है इस पे जुड़ा हुआ है। ये 4 होगा 4 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, और इसी तरह से इसका 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण को रोकने की 2 विधियां लिखिए। तो संक्षारण क्या होता है? जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना। इनको रोकने का क्या उपाय है? धातुओं के ऊपर सतह को पेंट कर दिया जाए, उसका गैल्वेनीकरण कर दिया जाए, या टिन या क्रोमियम जो मेटल हैं उन पर उसकी प्लेटिंग कर दी जाए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पर Fe प्लस कॉपर सल्फेट और ये FeSO4 प्लस कॉपर बन गया, यानी कॉपर को आयरन रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया।
साबुन की सफाई प्रक्रिया, यानी साबुन कैसे साफ करता है कपड़े को, तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन पूंछ और छोटी आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए ये C15H31 COONA, C17H33 COONA, यदि इसे ऐसे दिखाया जाता है, ये लंबी इसकी हाइड्रोकार्बन की पूंछ, और ये इसका जो है ये जलविरागी सिरा, ये जलरागी सिरा, जलविरागी सिरा। तो जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलरागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील परंतु तैलीय, मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। तो किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छों की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है, मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता। समजातीय श्रेणी, जब समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते अथवा घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो श्रेणी बनती है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन परिवार एक समजातीय श्रेणी है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 यानी CH4 C2H6 C3H8, ये जो है अल्केन। तो इसमें इसका जो सफिक्स होगा वह ANE माने एन। जैसे मेथेन ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, तो जैसे 3 कार्बन हो गया तो ये प्रोपेन। इसका अथवा पार्ट है, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये देख रहे हैं 7 नंबर का है, एक एक। अब यहां पर क्या है कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है 2C2H5OH प्लस Na, और ये बनाएगा C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड है एथिल अल्कोहल को अगर 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है, ये CH3CH2OH, ये 443 केल्विन पर ये 2 कार्बन से C2H4, तो ये एथीन बनाता है और जल। मीथेन को वायु में जलाया जाता है, तो जब मीथेन वायु में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उष्मा और प्रकाश। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथनोइक अम्ल जो है एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके एथनोएट यानी एस्टर बनाता है, जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है। तो ये CH3COO C2H5, ये लिखते समय आप इसको बैलेंस करना नहीं भूलेंगे। एथनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, यानी CH3COOH प्लस Na2CO3, और ये बनेगा 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। एथनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। वही सेम चीज होता है यहाँ पर, सिर्फ ये जो एटम्स को हम बैलेंस करते हैं ये यहाँ पर बस हट जाता है, बाकी बनेगा वही। एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके क्या होगा, एसिटिक अम्ल बनाता है ये। तो ये C2H5OH और KMnO4 से 2 ऑक्सीजन ले लेता है और इस तरह से बनाता है CH3COOH प्लस H2O। तो ये CH3COOH क्या यहाँ पर एसिटिक एसिड है। इसी तरह से खंड ग जो बायोलॉजी का पोर्शन है, निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये आप देख रहे हैं कि अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें जो है शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा यानी सूर्य। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में होता है, तो ये यांत्रिक कार्य में होता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। संपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं, तो स्वपोषी
पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश। उप उत्पाद इसका क्या बनता है? ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा। सेकेंड पार्ट है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये लेबलिंग फिगर है इसका। अब इसमें इस फिगर को आप एक दो बार बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है। इसी तरह से दिया है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरण कचरे के धीमे अपघटन के परिणाम स्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति करते हैं। जब मनुष्यों द्वारा श्वास लिया जाता है तो ये श्वास नलिका में प्रवेश करके बीमारी पैदा कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कुछ हानिकारक जीवों के लिए प्रजनन स्थल भी प्रदान करता है, इसलिए यह नुकसान भी करता है। कायिक प्रवर्धन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए या मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों की जड़ें, तनाएं अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरबी के धनकंद, ब्रायोफिलम की पर्णकलिकाएं आदि। अब ये दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और एक कृत्रिम होता है। अब इस प्राकृतिक में क्या होगा कि पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों की जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और जब अनुकूल वातावरण होता है तो ये नए पौधों का निर्माण कर देते हैं। प्रकलिकाओं द्वारा, कलिकाएं खाद्य पदार्थों का संचय करने के बाद प्रकलिकाएं कहलाती हैं। ये पौधे से पृथक होकर एक नया पौधा बनाते हैं, जैसे रतालू, केवड़ा आदि में। भूमिगत तनों द्वारा, जैसे प्रकंद द्वारा अदरक में, ये कंड द्वारा आलू में, घनकंद द्वारा अरबी में, सल्ककंद द्वारा प्याज में कायिक जनन होता है। अर्धवायवीय तनों द्वारा, मतलब कि जो हवा में, यानी जैसे दूब घास, पुदीना, पिपरमिंट, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी आदि तनों से पृथक होकर के नया पौधा निर्माण कर देते हैं। इसी तरह पत्तियों द्वारा, कुछ पौधों की पत्तियां भोजन भी संग्रह करती हैं। इन पौधों की पत्तियों पर पर्णकलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे घाव पत्ता, बिगोनिया आदि। कृत्रिम कायिक जनक, ये कृत्रिम कायिक जनन क्या है? पौधों में मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रीति से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब, गन्ना, मेहंदी आदि में कलम करके नए पौधे का निर्माण कर दिया जाता है। इसी का अथवा हिस्सा है मादा जनन तंत्र। तो ये लेबलिंग फिगर बनाएंगे जिसमें कि ये इसकी जो लेबल्स हैं इसको आप लिखेंगे और शार्ट में इसे बताना भी है। तो जैसे अंडाशय, अंडवाहिनी, योनि, गर्भाशय और योनि द्वार। अब ये सबके बारे में यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, जैसे अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है, जिसे आप याद करेंगे। 11 लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, अथवा जीवाश्म क्या हैं, वे जैव विकास प्रक्रम में क्या दर्शाते हैं। तो आप इसे लिखेंगे। तो लिंग गुणसूत्र क्या है? जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही लिंग का निर्धारण करते हैं, अर्थात संतति लड़का होगा या लड़की, वह गुणसूत्र जो मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं या ये कहलाते हैं। तो मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़े नर तथा मादा में समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और स्त्री में 23वां जोड़ा होता है वह समान होता है, लेकिन पुरुष में वह असमान होता है और इन्हें हेट्रोसोम्स कहते हैं। स्त्री में जो 23वां जोड़ा होगा वह XX और पुरुष में XY होता है। तो जब जो है XX मिलता है तो मादा शिशु, और जब X और Y मिलते हैं तो नर शिशु बनता है। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रह जाती है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक जोड़े का एक ही गुणसूत्र होता है। सभी युग्मक 22 + X
गुणसूत्रों वाले 22 प्लस एक्स गुणसूत्रों वाले, किंतु पुरुष के युग्मक 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई गुणसूत्रों वाले बनते हैं। इसके फलस्वरूप बने युग्मनज में 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र हो सकते हैं। तो लिंग गुणसूत्र के अनुसार बनने वाले युग्मनज निम्न प्रकार से नर या मादा शिशु में विकसित होते हैं, यानी 44 प्लस एक्स एक्स यानी पुरुष का एक्स और महिला का एक्स ये मिला, तो ये एक्स वाई, यहां पे कुछ मिसिंग, ये उल्टा हो गया, सॉरी। एक्स एक्स जो है यह मादा और एक्स वाई नर शिशु बने कि नर शिशु बनेगा। जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म यानी जीव प्लस अस्म यानी पत्थर कहते हैं। लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है? ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिक्स, जो आर्कियोप्टेरिक्स है जीवाश्म, कुछ लक्षण सरीसृप के हैं तो कुछ लक्षण पक्षियों के हैं। यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुए हैं। फासिल पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के सतह के निकट पर पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। या पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 7 नंबर के हैं, तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, तो ये इसका ये फिगर बनाएंगे। ग्रसिका, ये इसका जो है डायाफ्राम है, ये आमाशय है, ये क्षुद्रांत है, ये अग्नाशय है, ये यकृत है, ये पित्त नली है और ये पित्ताशय का भंडारण करता है। तो इस तरह से भोज्य पदार्थों का आहार नाल में पाचन 2 प्रकार से होता है, यांत्रिक या भौतिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। तो मनुष्य की आहार नाल मुख गुदा से लेकर गुदा तक लगभग 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो निम्नलिखित भागों में बटी होती है। मुख एवं मुख गुहिका, मुख गुहा में जिह्वा स्थित होती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत लगे होते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा खुलती हैं। ग्रसनी, यह मुख ग्रासन गुहिका का पश्च छोटा भाग होता है जो घाटी द्वार या ग्लाटिस द्वार, श्वास नली और निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में खुलता है। ग्रास नली, यह पतली तथा लंबी नलिका होती है। आमाशय, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक कार्डियक भाग, मध्य फंडिंग भाग और अंतिम पाइलोरिक भाग। छोटी आंत, छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे संकीर्ण लंबा भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। यह यू आकार की होती है जो ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम में बटी होती है। बड़ी आंत, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग उंदुक या सीकम जिसमें एक अंधनाल जुड़ी होती है जिसे क्रीम रूप परिशेषिका कहते हैं। दूसरा भाग बृहद आंत और तीसरा मलाशय या रेक्टम कहलाता है। मलाशय गुदा द्वारा बाहर खुलता है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। यकृत में स्थित पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है और यह सभी भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं?
तो परिवहन का मतलब आना या जाना, अर्थात पौधों को जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पानी या अन्य खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं और जड़ों के माध्यम से पानी पेड़ के सभी भागों में जाता है, जिसकी मदद से पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। पौधों में मुख्यतः जल, खनिज, भोजन या हार्मोन इत्यादि पदार्थों का परिवहन होता है। जड़ों द्वारा अवशोषण के बाद जाइलम द्वारा पानी और तरलीकृत खनिज लवण ले जाया जाता है। पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन तनु विलयन के रूप में होता है। इसे खाद्य स्थानांतरण कहते हैं। तो पौधों में जल, खनिज और भोजन का जो परिवहन है यह निम्न प्रकार होता है। कैसे? जल, पौधों की जड़ों पर स्थित मूल रोम जल को अवशोषित कर पौधे के दारु उत्तकों को देता है और दारु उत्तक उन्हें पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। खनिज पदार्थ, पौधे खनिज पदार्थों जैसे नाइट्रेट, फास्फेट व कुछ अन्य कार्बनिक अकार्बनिक लवणों को मूल रोमों द्वारा विलयन के रूप में अवशोषित कर दारु उत्तकों तक पहुंचाते हैं, जो इन्हें पत्तियों तक ले जाते हैं। भोजन, पौधे के पत्तों में संश्लेषित भोजन फ्लोएम उत्तकों द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। पेपर और पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।